हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT साइंस कक्षा 7 का अध्याय 9 पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 8 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां अध्याय, हमारा 9वां अध्याय है मृदा। क्या है? 9वां अध्याय मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी के बारे में तो सभी परिचित होंगे। सबसे पहले अगर मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि जो खेती होता है, जो फसल उगाया जाता है, वो कहाँ उगाया जाता है? मिट्टी में उगाया जाता है। फिर हमारे दिमाग में आता है कि मिट्टी जो है, मिट्टी से बहुत सारे खिलौने भी बनाए जाते हैं। घरों में जो चूल्हे बनाए जाते थे पहले, जब गैस चूल्हा नहीं था, तब क्या बनाया जाता था? चूल्हे बनाए जाते थे मिट्टी के। तो मिट्टी का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में उपयोग किया जाता है। देखते हैं इस अध्याय में क्या दिया है। दिया है मृदा, जिसको क्या कहते हैं? मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। तो मिट्टी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो भी प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। तो कोई भी पादप हो, कोई भी पेड़ पौधे हों, सभी की जड़ें क्या करती हैं? दृढ़ता से मिट्टी को थामे रखती हैं, मतलब मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होता है वहाँ पर मिट्टी की कटान बहुत कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें क्या करती हैं? मिट्टियों को बांधे रखती हैं, कटान होने नहीं देती हैं, मतलब मिट्टियों को बहने से रोकती हैं। यह अनेक जीवों का आवास है। मृदा क्या है? अनेक जीवों का आवास भी होता है, जैसे सांप, चूहा, छछूंदर, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। एक केचुआ है, ये भी मृदा के अंतर्गत ही रहता है। तो जीवों का आवास भी है। मिट्टी क्या है? जीवों का आवास भी होता है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। तो कृषि के लिए मृदा अनिवार्य होता ही है। बिना मृदा के कृषि हम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते हैं। कृषि हम सभी को क्या करता है? भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करता है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी भर देती है। तो जब पहली वर्षा होती है तो उसके बाद मृदा से क्या आती है? एक प्रकार की गंध आती है, सौंधी गंध आती है, जो ताजगी भरा एहसास दिलाती है। मृदा जीवन से भरपूर है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझों ने मृदा में से एक केचुए को बाहर आते देखा। तो इसका मतलब क्या है कि केचुआ जो होता है कहाँ रहता है? मृदा के अंतर्गत, मतलब मृदा के अंदर रहता है। तो ये कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, इसको करके देख लीजिएगा। अब जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, उसी पर हम केवल चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर एक एक चीज़ देखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे सब पर चर्चा करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर कुछ दिया इम्पोर्टेंट चीज़, इसको देखते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ, प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करती हैं। तो ये सभी को पता है, पॉलीथीन की अगर थैलियाँ हो, प्लास्टिक हो, वो क्या करती हैं? मृदा को प्रदूषित करती हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुँचाती हैं। तो ये जो प्लास्टिक होती हैं, पॉलीथीन होती हैं, ये मृदा में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव भी होते हैं, उन सभी को भी हानि पहुंचाती हैं, पॉलीथीन और प्लास्टिक। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर
प्रतिबंध की मांग की जा रही है। तो कहीं कहीं पर प्रतिबंध है भी, पॉलीथीन पर, प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग करने पर प्रतिबंध है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो मृदा को प्रदूषित करने वाले क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, पॉलीथीन जो प्लास्टिक होते हैं, रसायन, पीड़कनाशी, कीटनाशक भी बोल सकते हैं, ये भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायन को मृदा में निर्मुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना। तो खेतों में जो है पीड़कनाशियों का जो उपयोग किया जाता है वो उसे कम से कम किया जाना चाहिए ताकि मृदा ज़्यादा प्रदूषित ना हो। तो मिट्टी के बने हुए बर्तनों व खिलौनों को देखा हो। तो मिट्टी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बर्तनों और खिलौनों को बनाने में भी किया। आप कुल्हड़ देखे होंगे जिसमें बहुत सी दुकानों में जो है कुल्हड़ में चाय देते हैं। तो कुल्हड़ आप देखे होंगे। सुराही जो गर्मियों में लोग पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, सुराही में पानी भर कर रख देते हैं और कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो ये सभी किससे बने होते हैं? मिट्टी से बने होते हैं। अगला है मृदा परिच्छेदिका प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका, मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। कैसी बनी होती है? अनेक परतों से। तो इन परतों को हम डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं, हमारी आँख जो है केवल ऊपरी परत को देखती है। मृदा की जो ऊपरी परत होती है वही हमको दिखाई देती है, इसके अंदर की परत हमें नहीं दिखाई देती है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर काट, मतलब अगर हम गड्ढा करते हैं, ऊर्ध्वाधर काट उसका अगर देखते हैं मिट्टी का, तो हमें अलग अलग परतें दिखाई देती हैं। इसी को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। जैसे ये भूमि है, जब आप इसको ऐसे काट देते हैं तो यहाँ से जब आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको मिट्टी की ऐसे परतें दिखाई देंगी। तो यही काट जो होती है, जो हमें दिखाई देती है मृदा की अलग अलग परतें, उसी को कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। अभी आगे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होता है। क्रियाकलाप देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। थोड़ी सी मृदा लें, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उनका चूड़ बना लें। तो जो मृदा आप लिए हैं उसमें जो मोटे मोटे कण होते हैं, ढेले जिसको बोलते हैं, उसको आप हाथ से तोड़ दीजिए, उसका चूड़ बना लीजिए। अब 3/4 जल भरा कांच का एक गिलास लीजिए। गिलास में 3/4 जल लीजिए, उसमें मुट्ठी भर के जो है मृदा मिला दीजिए। उसके बाद इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाइए जिससे मृदा क्या हो, पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखने दीजिए। अब इसे क्या करना है? कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब कुछ समय बाद गिलास के पानी को देखिए और उत्तर दीजिए निम्नलिखित प्रश्नों का। आप देख रहे हैं यही गिलास है, गिलास में आप एक मुट्ठी क्या लिए हैं? मृदा। मृदा में पानी मिलाकर उसको घोलकर कुछ समय तक ऐसे छोड़ दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4-5 परतें दिखाई दे रही हैं। सबसे नीचे की जो परत है वो क्या है? बजरी इसको बोला जाता है। फिर इसके ऊपर की परत क्या है? बालू। फिर इसके ऊपर की परत मृत्तिका। फिर इसके ऊपर की परत जल है। और फिर सबसे ऊपर ह्यूमस होता है। सबसे हल्का होता है पार्ट मिट्टी का, जो ह्यूमस होता है वो बहुत हल्का होता है। इसलिए जब भी हम मृदा को मिलाते हैं जल में तो ह्यूमस वाला जो पार्ट होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि मिट्टी की इतनी सारे परतें दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार जब आप पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो मिट्टी हमें ऊपर से दिखाई देती है, तो उसके नीचे भी ऐसे ही परतें होती हैं। तो उसको आगे हम देखते हैं। क्या आपको कांच के गिलास में विभिन्न आमाप साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? अभी आपने देखा कि कई सारी परत दिखाई दे रही थी। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, वो सबसे ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, वो ह्यूमस है।
तो मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि मृदा में वो कौन सा पदार्थ होता है जो ह्यूमस कहलाता है। जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। जो मिट्टी के कुछ पत्तियों के टुकड़े होते हैं, कुछ मृत जीव, कहने का मतलब ज़्यादातर पत्तियां ही होती हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? ह्यूमस। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेल जो चट्टान होते हैं के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? सेलों के टूटने से। और सेल टूटते कैसे हैं? तो सेल या चट्टान कैसे टूटते हैं? पवन से, जल से, और जो जलवायुीय प्रक्रिया होती है ताप दाब से, इन सब चीज़ों से चट्टानें टूटती हैं और मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्या कहलाता है? अपक्षय। किसी मृदा की प्रकृति उन सेलों पर निर्भर करती है जिनसे इनका निर्माण हुआ है। तो मृदा की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी? सेल पर, क्योंकि सेल से ही तो निर्माण हुआ है मृदा का। तो सेल की जो प्रकृति होगी वही मृदा की प्रकृति होगी। और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। तो वनस्पतियों की जो किस्में होती हैं उन पर भी निर्भर करती हैं, क्योंकि वनस्पतियाँ क्या होती हैं, अलग अलग वनस्पतियाँ जो हैं अलग अलग मृदा में उगती हैं। इससे भी क्या पता चलता है? वनस्पतियों की किस्मों पर निर्भर करता है कि ये मिट्टी कैसी होगी। जब भी आप कोई फसल उगाएंगे तो आप फसल से ही समझ जाएंगे इस फसल को किस मिट्टी में उगाना चाहिए। तो उसके फसल से भी पता चल जाता है कि ये किस प्रकार की मिट्टी में उगती है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? मृदा परिच्छेदिका। अभी हमने यही बताया था कि अगर ये मान लीजिए कि मिट्टी की परत है, इसको ऊर्ध्वाधर आप काट देते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी की परतें इधर से दिखाई देंगी। जब इधर से आप देखेंगे एक साइड से जहाँ से ऊर्ध्वाधर काट होती है, तो जहाँ से ऊर्ध्वाधर काट होगा वहाँ से जब भी आप देखेंगे तो एक कई सारी परतें मृदा की दिखाई देंगी। उसी को क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। तो प्रत्येक परत स्पर्श मतलब गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं। तो प्रत्येक परत क्या होता है मिट्टी का, उसका रंग अलग होता है, उसकी गहराई अलग होती है, उसका जो रासायनिक संगठन है वो भी अलग होता है। ये परतें क्या कहलाती हैं? संस्तर स्थितियाँ। ये याद रखना है कि परतें क्या कहलाती हैं। जो अलग अलग मृदा की परतें होती हैं दिखाई देती हैं जब भी हम ऊर्ध्वाधर काट करके देखते हैं, तो ये परतें क्या कहलाती हैं? संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। आप फिगर में देख रहे हैं छोटा सा पादप। इन पादपों के जो जड़ हैं वो किस परत पर? ए संस्तर स्थिति, सबसे ऊपरी वाली परत में पाई जाती है इनकी जड़ें, पादपों की जड़ें ज़्यादातर। फिर उसके नीचे बी संस्तर है, फिर उसके नीचे सी संस्तर है, उसके बाद सबसे नीचे आधार सेल जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं, जो कठोर होती हैं काफ़ी। अब पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत शीर्ष परत को देखते हैं, उसके नीचे वाली परतों को नहीं। तो हम जब भी मिट्टी को देखते हैं या मृदा को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे? सबसे उसकी ऊपरी परत ही तो दिखाई देती है, उसके नीचे वाली परत हमें नहीं दिखाई देती है। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें, तो जब भी मान लीजिए ऐसे ये गड्ढा है तो आप पार्श्व भाग, इस भाग को आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे? अलग अलग मिट्टी की कुछ परत होंगी जिसके रंग अलग होंगे, रासायनिक संगठन अलग होंगे। तो वही क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? संस्तर
स्थितियाँ। तो पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती हैं। ऊपर से तो नहीं दिखाई देंगी, जब गड्ढा करेंगे तो गड्ढे करने के बाद उसके पार्श्व भाग से देखेंगे तो भीतरी परतें मिट्टी की दिखाई देती हैं। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के मृदा परिच्छेदिका का परीक्षण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के जो आपको पार्श्व भाग से दिखाई दे रहा है तो वही क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका, क्योंकि हमें उससे जो है उसकी भीतरी परतें दिखाई देती हैं, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। तो कभी भी जब भी कुआं खोदा जा रहा हो तब भी आप देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को, उसके द्वारा उसकी भीतरी परत को देख सकते हैं। या अगर इमारत बन रही हो तो पहले हमें नींव खोदना पड़ता है, तो नींव खोदते समय भी आप देख सकते हैं उसकी भीतरी परतों को। इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं। सबसे ऊपरी वाली स्थिति, सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। तो सबसे ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है वो गहरे रंग की होती है। क्यों? क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से बनी होती है। किससे बनी होती है? क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। क्या होती है? समृद्ध होती है, मतलब इसमें अधिकता होती है ह्यूमस और खनिजों की। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है, मतलब उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस क्या करता है? मृदा को उपजाऊ बनाता है और पादपों को पोषण प्रदान करता है। तो ह्यूमस का क्या काम है? मृदा को उपजाऊ बनाना और पादपों को पोषण प्रदान करना। यह परत सामान्यतः मृदु मतलब कोमल होता है, सरंध्र मतलब बहुत सारे छिद्र होते हैं छोटे छोटे इसमें, और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। और ये जल को धारण करते हैं मतलब अपने में नमी को बनाए रखते हैं। ये मिट्टी क्या होते हैं, जो ऊपरी परत होती है इसकी, वो उसमें नमी बनी होती है, अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा या ए संस्तर स्थिति। आपने फिगर में देखा था जो सबसे ऊपरी भाग था उसको क्या कहते हैं? ए संस्तर स्थिति, या इसी को शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भिंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास होता है। तो इसमें बहुत सारे जैसे चूहे भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, और जब बरसात का मौसम नहीं रहता है मतलब, तो उस टाइम क्या होता है कि मेढक जो है वो भी मृदा में रहते हैं। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहते हैं। तो अभी आपने देखा फिगर में कि जो छोटा पादप उसमें दिखाया गया था उसकी जड़ें कहाँ थी? शीर्ष मृदा में ही थी, ए संस्तर स्थिति में थी, सबसे ऊपर वाली परत में थी। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होता है। तो शीर्ष मृदा से नीचे की परत में जाएंगे तो उसमें ह्यूमस क्या होता है? कम होता है, लेकिन खनिज अधिक होता है। तो उसकी दूसरी जो बे संस्तर स्थिति है उसमें ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहत मतलब घनी होती है। तो दूसरी वाली परत जो बी संस्तर स्थिति है वो कैसी होती है? ह्यूमस कम होता है लेकिन खनिज अधिक होता है। ये सामान्यतः जो है अधिक कठोर और अधिक सहत मतलब घनी होती है, और बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। तो ये ए के नीचे वाली परत क्या कहलाती है? बी संस्तर स्थिति या मध्य परत कहलाती है। अब तीसरी परत सी संस्तर, तो तीसरी परत क्या कहलाती है? सी संस्तर स्थिति, जो दरारों और विंद्रों युक्त सैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। तो सी संस्तर स्थिति किसकी बनी होती है? छोटे ढेलों की बनी होती है, सैल के छोटे छोटे ढेले होते हैं उससे बनी होती है। इस परत के नीचे होता है आधार सैल। तो सबसे नीचे क्या होता है? आधार सैल, जो कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है, और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ये कठोर होता है इसलिए हम फावड़े से इसे नहीं खोद सकते हैं। तो आधार के ऊपर तक हम अगर चाहें तो फावड़े से खोद सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सबसे नीचे परत पर पहुंचेंगे मिट्टी के, वो होता है आधार सैल।
और वो बहुत कठोर होता है, इसलिए उसे फावड़े से खोदना आसान नहीं होता है। तो फिगर में हमने दिखा दिया था, एक बार और देख लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटा सा पादप है, इसकी जड़ें जो है ऊपरी वाली परत तक ही गई हैं, इससे नीचे नहीं जाती हैं, क्योंकि इधर जल विद्यमान हो जाता है। जल अवशोषण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है ऊपर वाले परत में। फिर बीज संस्तर, फिर शीश संस्तर, फिर लास्ट में आधार सेल जो कठोर होता है। अब आते हैं मृदा के प्रकार में। तो जैसे कि आप जानते हैं, सेलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। तो जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कैसे होता है? सेल के अपक्षय से होता है। और अपक्षय होता कैसे है? पवन के द्वारा, जल के द्वारा, और जो रासायनिक वायुमंडलीय जो रासायनिक क्रिया होती है उसकी वजह से, ताप दाब से भी सेलों का अपक्षय होता है और मृदा का निर्माण होता है। तो अपक्षय से क्या होता है? विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें क्या होता है? बालू हो सकता है, चिकनी मिट्टी क्ले जिसको बोलते हैं सम्मिलित है। तो इन पदार्थों में क्या हो सकता है? बालू हो सकता है, चिकनी मिट्टी क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है। तो उस मूल जो सेल है उसी पर निर्भर करेगा कि मृदा में बालू कितना है और चिकनी मिट्टी का अनुपात कितना है, क्योंकि वो मूल सेल से ही तो बना है मिट्टी। तो सेल जैसा होगा वैसा मृदा होगा, जिससे उसके कण बने। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। तो मिट्टी में किसका मिश्रण होता है? सेल कणों और ह्यूमस का। ह्यूमस क्या होता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं वही कहलाते हैं हमारे ह्यूमस। तो मृदा में क्या होता है? सेल कण होते हैं। सेल कण में क्या होता है? बालू, चिकनी मिट्टी मतलब क्ले हो सकता है, और फिर ह्यूमस। तो इन तीन चीज़ों का मिश्रण होता है मृदा में। फिर तो जो भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख सकते हैं। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? मृदा में रहते हैं। केचुआ कहाँ रहता है? मृदा में। पादप मूल मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं, और बैक्टीरिया जो होती है वो भी मिट्टी में ही रहती है। और बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो पादपों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप साइज के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसको? मृदा को। किसके साइजों? विभिन्न साइज के जो कण होते हैं मृदा में उसके अनुपात के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो वो बलुई मृदा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बलुई मृदा क्या होती है। अगर मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसको क्या कहते हैं? बलुई मृदा। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो अगर मृदा में जो सूक्ष्म कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, उनका अनुपात जो है बड़े कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मृणमय। मृणमय मृदा, मृणमय मृदा कहलाती है। तो ये दोनों चीज़ आपको नोट करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मिलती नहीं है कहीं पर पढ़ने को। तो ये एनसीईआरटी की बुक है, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी रहती हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए हमें बेसिक पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ होती है। कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, ताकि बेसिक्स क्या करते हैं? आगे पढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। अगर बेसिक पता रहेगा तो हम क्या करेंगे? फिर और आगे पढ़ने की हमारे अंदर लालसा होगी। तो इसीलिए हमें बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आप देखें कि अगर मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक है तो उसको बलुई मृदा बोलते हैं।
यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है तो उसको मृण्मय मृदा कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान है, अगर मृदा में बड़े और छोटे कणों की, तो उसको क्या बोलेंगे? दुमटी मृदा, जिसको आप दोमट भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? दोमट, इसको आप दोमट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दोमट। इसको दोमट मृदा भी बोलते हैं। तो अगर बड़े कण और छोटे कणों की मात्रा समान है तो उसको दुमटी मृदा भी कहते हैं। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। तो अभी 3 मिट्टियों के बारे में आप देखें। अभी आगे एक और मिट्टी है जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, मृत्तिका बोलते हैं उसको, वो भी चर्चा किया गया इसमें। फिर एक बार लास्ट में उसका भी चर्चा हुआ है कि जल मिट्टी क्या होता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो मृदा में जो कणों के साइज होते हैं उनका उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो बालू के कण क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। कहने का मतलब कि मृदा में जो कण होते हैं तो उन कणों के गुणों पर निर्भर होता है। मतलब मिट्टी को प्रभाव क्या डालता है, उसमें मौजूद जो कण होते हैं वही जो है मिट्टी के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो आगे चलते हैं। एक दूसरे से तो बालू के कण बड़े होते हैं, इसी वजह से ये नहीं पाते हैं। अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। तो जो बालू होते हैं, बालू के कण के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, उसमें वायु भरी होती है। ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। तो बालू के कणों के बीच में क्या होता है? वायु भरी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित है। बालू क्या है? सुवातित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। बालू सुवातित होने की वजह से मतलब इनके बीच में रिक्त स्थान होता है, इसमें वायु भरे रहते हैं। इससे क्या होता है? इनके बीच के स्थानों में से जल की निकासी तेजी से होती है। अतः बलुई मृदा क्या होती है? हल्की होती है, सुवातित होती है मतलब वायु भरी रहती है, और शुष्क होती है मतलब इसमें नमी नहीं होती है। तो बलुई मृदा कैसी होती है? हल्की होती है, सुवातित होती है और शुष्क होती है। बलुई मृदा आप देखे होंगे ज़्यादातर ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं, समुद्रों के किनारे बलुई मिट्टी बोलते हैं उसको। फिर मृत्तिका, इसी को कहते हैं चिकनी मिट्टी। तो यहाँ पर मृत्तिका की बात की गई है जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी। तो आप इसके पहले बलुई मृदा, दोमट मृदा और एक और मृदा के बारे में आप पढ़े थे, मृण्मय। क्या था? मृण्मय। बलुई, दुमटी या दोमट और मृण्मय मृदा के बारे में आप देखे थे। अब यह है मृत्तिका, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। तो मृत्तिका या चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म, बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। तो मृत्तिका के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, इस वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। तो चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। तो बहुत कम स्थान होने की वजह से कि अगर मृत्तिका के ऊपर हम अगर जल डालते हैं तो वो जल को रोक सकती है, जल को अपने में से होकर गुजरने नहीं देती है, क्योंकि उनके बीच बहुत कम स्थान होता है, जिससे जल जो है आर पार नहीं जा सकता, मतलब जल को अवशोषित नहीं कर पाता मृत्तिका। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है।
जल धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है चिकनी मिट्टी में, इसीलिए भारी होते हैं। इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है, तो ये जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसी वजह से इनका भार अधिक होता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमटी होती है। शीर्ष मृदा दोमट होती है मिट्टी पादपों को उगाने के लिए। तो कोई भी पादप हो उसको उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? यही दोमट। दुमटी मृदा मतलब दोमट मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होता है। तो दोमट मिट्टी में क्या क्या होता है? बालू हो सकता है, चिकनी मिट्टी हो सकता है और गाद, इन तीनों का मिश्रण होता है दुमटी मिट्टी में। तो गाद कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप देखे होंगे जो नदियों के नीचे कीचड़ जैसी जो नीचे पाया जाता है वही गाद होता है। नदियों के तली में जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं? गाद। गाद नदी तलों आधारों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। तो गाद कहाँ पाई जाती है? जब भी आप नदी में, ऐसे नदी में जाइए जो बहुत गहरा ना हो, जहाँ तक आपका पैर पहुँच जाता हो, तो आप देखेंगे नीचे जो है दलदल जैसा महसूस होता है, तो वही कीचड़ जैसा जो लगता है वही गाद होता है। वो निक्षेप के रूप में नदी के तले में पाई जाती है। गाद कणों का आमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आमापों के बीच का होता है। तो जो गाद होते हैं उनके कणों का साइज कैसा होता है? बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के जो साइज होते हैं उन्हीं के बीच का होता है। दुमटी दोमट मृदा में भी ह्यूमस होती है। तो दोमट मृदा में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। तो ये जो दोमट मिट्टी होती है इसमें जल धारण क्षमता होती है जो पादपों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अब क्रियाकलाप 9.3। तो मिट्टियों से मटका सुराही बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर बलुई मिट्टी से बनाएंगे तो वो बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए चिकनी मिट्टी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है खिलौने मूर्तियाँ बनाने में। बस जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी पर हम बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से होंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बस उसी पर हम चर्चा करेंगे। अब मृदा के गुण, मृदा के कुछ उपयोग, हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। तो क्रियाकलाप क्या किया गया है? तो जो क्रियाकलाप किया गया है उसको हम बताते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें, जहाँ से आपको मृदा एकत्रित करना है, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ना क्या इसमें कि मृदा में जल अंतःस्रवण दर। तो मृदा किस प्रकार, किस दर से जल को अवशोषित करती है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि मृदा में जल और कैसे निकालना है यार। तो उसके लिए क्रियाकलाप दर्शाए गया हैं। जिस स्थान पर आप मृदा एकत्रित करें वहाँ पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा लें। तो 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय का नोट कर लीजिए। जब भी आप 200 ml पानी उस पाइप में डालते हैं तो उस समय आप नोट कर लीजिए, उस टाइम क्या समय हो रहा है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। जब आप
आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लीजिए। तो ये हमारा समय निकल गया कि जिस समय हमने आरंभ किया था, जब पाइप में हमने जल डाला था तो कब क्या समय हो रहा था। फिर जब वो जल जो है अवशोषित कर लिया गया मिट्टी के द्वारा तो उस टाइम आप समय नोट कर लीजिए। तो दोनों के बीच का जो अंतराल है समय का, आप उसको निकाल लीजिए। या ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी ना छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल की मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जा सकती है। तो आसानी से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, अंतःस्रवण दर या अवशोषित करने की दर। तो जितना जल की मात्रा उसने अवशोषित किया बटे कितने टाइम में वो अवशोषित किया, अंतःस्रवण अवधि। तो इन दोनों को निकाल के आप निकाल सकते हैं कि अंतःस्रवण दर क्या है। तो जल की मात्रा कितना लिया था, 200 ml लिया था और अंतःस्रवण अवधि मान लीजिए 20 मिनट लगा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 10 ml पर मिनट। इसका मतलब कि जो हमारा मिट्टी है, हमारी मिट्टी है, अंतःस्रवण दर क्या है, 10 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 ml को अवशोषित कर रहा है। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 200 ml। तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं मिट्टी का जल अंतःस्रवण दर। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। बस इतने से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार मिट्टी की अवशोषण क्षमता या अंतःस्रवण दर को निकालना है। तो यही दिखाया गया है फिगर में कि एक पाइप लिया गया है। तो इसी प्रकार अलग अलग मिट्टी के लिए हम कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आप 3-4 पाइप लेकर ऐसे ही ये परीक्षण कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि कौन सी मिट्टी का अंतःस्रवण दर अधिक है, किसका कम है। अगले पॉइंट पर आते हैं, मृदा में नमी। क्या आपने कभी ग्रीष्मकाल में किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान से होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त हो रही है, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु वैसे ही ऊपर उठ रही है, जैसे आग के अलाव से उठती है। तो आप ये महसूस किए होंगे गर्मियों में, ग्रीष्मकाल में, जब आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जैसे खेत हो या खुला मैदान जहाँ घास ज़्यादा हो, तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ बहुत गर्म महसूस होता है और गर्म, जैसे लगता है कि गर्म वायु ऊपर उठ रही हो, कुछ हल्का सा कंपित महसूस हुआ दिखता है। जब आप देखेंगे अलाव जब जल रहा हो, आग का अलाव जल रहा होता है, अलाव उठता है ऊपर, तो आप देखते हैं कि उसमें ऐसे कंपित होता है। उसके अगर दूसरी तरफ कोई वस्तु रखा हो तो ऐसा दिखाई देता है कि वो वस्तु जो है थोड़ा कंपित हो रहा हो, वस्तु थोड़ी सी हिल रही हो, ऐसा महसूस होता है देखने से। तो उसी प्रकार जब हम खेत में, गर्मियों में खेत में जाते हैं या मैदानी क्षेत्र में जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो वहाँ से वायु, गर्म वायु ऊपर उठती है और अलाव की तरह ही कुछ कम होता है, कम दीप्त होता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा महसूस होता है। इसमें क्या दिखाया गया है कि मिट्टी को लिया गया है, उसको कथन नली में डाला गया है, मिट्टी का नमूना लिया है, फिर उसको बर्नर से गर्म किया जा रहा है। गर्म करने से क्या होता है, मिट्टी में जो नमी है, जो जलवाष्प है, जल जो है मिट्टी में, वो वाष्पित होकर क्वथन नली के ऊपर
आती है। लेकिन क्वथन नली क्या है, इसका ठंडा है, इसका बाहरी जो दीवार है नली का वो थोड़ा ठंडा है, तो जैसे इसके संपर्क में वाष्प आता है वो जल की बूंदें उसके दीवारों पर बन जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि मृदा में क्या है, नमी होती है। तो ये क्रियाकलाप के द्वारा नमी को हटाया जा रहा है, मृदा में से नमी को हटाया जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मृदा में नमी होता है। जब गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और क्वथन नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडे भीतरी भाग पर संघनित हो जाता है। तो क्वथन नली के ऊपरी भाग में जब जलवाष्प पहुंचता है और जो उसकी ठंडी भीतरी दीवार होती है वहाँ पर संघनित हो जाती हैं और जल की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु की अपेक्षाकृत सघन बना देती है। तो जब भी मृदा से जल का वाष्पन होता है तो क्या होता है कि जलवाष्प ऊपर उठती है और जलवाष्प क्या होता है, वायु की अपेक्षा सघन होता है। जलवाष्प क्या होता है, वायु की अपेक्षाकृत सघन होता है, मतलब उसका बहाव थोड़ा ज़्यादा होता है और इससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जलवाष्प भी होता है और ये वायु के नीचे होता है। तो इसी जलवाष्प के माध्यम से जो है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है और हमें कैसा दिखाई देता है, वायु हमें कंपदीप्त प्रतीत होता है। मृदा को गर्म करने के बाद इसे क्वथन नली में से बाहर निकालने हैं। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। दोनों के बीच के अंतर को नोट करें। तो मृदा क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है, उसमें से जो नमी होती है वो हट जाती है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, तो वो मिल जाती है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। अगला है मृदा द्वारा जल का अवशोषण। अब इस क्रियाकलाप में क्या दिखाया गया है हम बताते हैं इसको। एक बीकर लिया गया है, फिर एक कीप लिया गया है। आप देख रहे हैं इसमें एक बीकर है, एक कीप लिया गया है और कीप के ऊपर एक फ़िल्टर पत्र लिया गया है। अगर आपको फ़िल्टर पे पत्र नहीं मिल रहा हो तो आप समाचार पत्र देखे होंगे, तो समाचार पत्र का जो कागज़ होता है उसको आप कीप के आकार का मोड़ लीजिए और इसमें डाल दीजिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार डाला गया है फ़िल्टर पत्र को। फिर उसके बाद मिट्टी का जो नमूना है आप लेकर इसमें डाल दीजिए, फ़िल्टर पत्र में डाल दीजिए। फिर ड्रॉपर के माध्यम से आपको इसमें जल गिराना है। तो जल लेने से पहले आप ये देख लीजिए कि ड्रॉपर में कितना जल आपने लिया है, उसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉपर में जल भर लेना है। फिर आपको एक जगह नोट कर लेना है कि ड्रॉपर में जल कितना है, जल की मात्रा कितना है। फिर उसके बाद आप ड्रॉपर के माध्यम से जल को इस कीप में गिराइए जहाँ पर जो है मृदा है। हमें क्या निकालना है, अवशोषण क्षमता, अवशोषण दर निकालना है मृदा की, मतलब अवशोषित जल का प्रतिशत हमें निकालना है, कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ड्रॉपर के माध्यम से जल को गिराते हैं तब तक हम गिराते रहेंगे जब तक मिट्टी जो है पूरी तरह से जल को अवशोषित ना कर ले। और एक समय आएगा जब मिट्टी पूरा अवशोषित कर लेगा जल को, तो उसके बाद अगर ड्रॉपर से हम जल की बूंदें गिराएंगे तो फिर वो बूंदें जो है रिस कर बीकर में गिरने लगेगा।
तब हम क्या करेंगे, उस टाइम बंद कर देंगे, ड्रॉपर से जल गिराना बंद कर देंगे हम। अब हम नोट कर लेंगे कि ड्रॉपर में कितना बचा हुआ है जल। तो जितना हम पहले था ड्रॉपर में, उसमें से जितना बचा हुआ है ड्रॉपर में उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिट्टी द्वारा अवशोषित जल की मात्रा मिल जाएगी। मान लीजिए कि U यहाँ पर दिखाया गया है, देख लेते हैं एक करके। यहाँ पर दिया है कि मृदा का द्रव्यमान भार क्या है, 50 ग्राम। 50 ग्राम मृदा लिया गया था। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL। तो जो जल लिया गया था, जो ड्रॉपर के माध्यम से गिराया जा रहा था मिट्टी में, वो टोटल कितना था, UmL था। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन क्या बचा हुआ था, VmL बच गया था। तो अब इससे क्या निकल जाएगा कि कितना जल जो है मिट्टी द्वारा अवशोषित किया गया, U - V। तो मृदा द्वारा अवशोषित जल की आयतन क्या हो जाएगा, U - V ml। अब मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान क्या होगा, U - V ग्राम हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखे होंगे 1 ml को 1 ग्राम के बराबर लगभग मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आयतन को द्रव्यमान में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम माना गया है। तो इसी तरह U - V ml क्या हो जाएगा, U - V ग्राम हो जाएगा। अब अवशोषित जल का प्रतिशत अगर निकालना है तो टोटल जल जितना अवशोषित किया वो क्या था, U - V अपॉन मृदा का द्रव्यमान कितना था, 50। तो 50 में जल का अवशोषण कितना है, U - V इंटू 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत हमारा निकल जाएगा। किसका, अवशोषित जल का प्रतिशत नहीं गया। बहुत ही आसान ये सब क्रियाकलाप करना, तो आप आसानी से जल अवशोषित जल का प्रतिशत जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं। मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा मतलब दोमट, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये क्या हैं, जलवायु संबंधी कारक हैं। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता ये सभी क्या हैं, जलवायु कारक हैं या जलवायु संबंधी कारक होते हैं। ये कुछ प्रकार के जलवायु या जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं। मतलब मृदा की जो अंदर की परतें होती हैं उसको प्रभावित करती हैं। कौन, पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन से ऐसे कारक हैं जो मृदा को या मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता ये मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। तो ये मिट्टी क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग वनस्पतियों का निर्धारण करते हैं। मतलब ये निर्धारण करते हैं कि ये वनस्पति इस मिट्टी में उगती है, अच्छी फसल देती है। तो ये आप सभी जानते हैं कि अलग अलग वनस्पतियों के लिए अलग अलग मिट्टियों की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही चीज़ दिया हुआ गेहूँ और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो आपको याद रखना है कि चने और गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है, मृणमय और दोमट या दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने के फसलों के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। ये जो मृणमय और दुमटी मृदा होती है इनमें जल धारण की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है। अब धान के लिए मृत्तिका जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं एवं जैव पदार्थ
से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। तो अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा कौन सी है? वो है मृत्तिका, जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी। तो ये धान के लिए अच्छी मानी जाती है और इसमें जैव पदार्थ समृद्ध मात्रा में होते हैं, ह्यूमस बोलते हैं जिसको। तो धान के लिए मृत्तिका चिकनी मिट्टी जिसमें जैव पदार्थ की मात्रा अधिक हो, मतलब इसमें जल धारण क्षमता भी अधिक होनी चाहिए, वही आदर्श मिट्टी होती है धान के लिए। मसूर एवं अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। तो मसूर एक प्रकार का दाल है, या और अन्य दाल जो होते हैं उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? दोमट मिट्टी या दुमटी मिट्टी, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है। तो आसानी से जल निकासी दुमटी मिट्टी में हो जाती है। यहाँ पर दिया है कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान की मात्रा। तो द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं? ग्राम या किलोग्राम। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है यह आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर में, तब आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा अंतर होता है, वो आप जान जाएंगे जब उच्च कक्षाओं में जाएंगे आप। कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए बलुई मिट्टी, बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। तो एक चीज़ आप बहुत जगह पढ़े होंगे, कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। तो आप देखेंगे कि काली मिट्टी जो होती है उसमें दोमट मिट्टी के सदृश होती है। दोमट मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और काली मिट्टी में भी होती है। तो इसी वजह से उसका रंग थोड़ा काला हो जाता है, ह्यूमस की वजह से, जो उसमें सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं उसकी वजह से इसका रंग काला होता है। इसी वजह से काली मिट्टी भी कहते हैं। तो कपास के लिए अगर कहीं बोले कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, अगर ऑप्शन में काली मिट्टी दिया है तो काली मिट्टी लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में दोमट मिट्टी या बलुई दोमट दोनों दिया है, कहने का मतलब कि दोमट अगर केवल दिया है तो भी मार देंगे दोमट, अगर काली दिया है तो काली को मारेंगे। तो इतना आप समझ गए कि कौन सी फसल की कौन सी मिट्टी जो है सही मानी जाती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस में से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी की सारणी इसमें धान के पड़े किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ऐसी मृदा जिसकी अंतःश्रवण दर अधिक हो। तो जिसकी अंतःश्रवण दर अधिक हो मतलब अवशोषण दर जो होता है वो अधिक हो, तो ऐसे मिट्टी का उपयोग हम धान रोपण के लिए करते हैं, क्योंकि धान के लिए हमें अधिक से अधिक किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसमें एक कहानी दिया गया, इससे भी आप बहुत चीज़ समझ में आएगा इसमें। जॉन, रशीद और राधा 3 लोग थे। मध्य प्रदेश में सोहागपुर, कहाँ पर? सोहागपुर नामक स्थान
के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। तो जॉन रसीदा और राधा कहाँ गए थे? मध्य प्रदेश में सुहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए थे। लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो ये तीनों जब गए तो क्या कर रहे थे? लीलाधर दादा सुराही, मटका, कुल्हड़ आदि तैयार कर रहे थे, मिट्टी बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे थे। उन तीनों ने लीलाधर दादा से उनके कार्य के विषय में बातचीत की। अब क्या बातचीत की उन्होंने, देखते हैं। पहले जॉन ने पूछा, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? तो दादा ने क्या कहा? हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। उन्होंने क्या कहा? हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। फिर राधा ने क्या पूछा? मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? फिर दादा ने क्या किया? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें से कंकर, पत्थर आदि बीन लिए जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डाला जाता है और उसके द्वारा कंकड़, पत्थर उसमें जो होते बड़े बड़े कण होते हैं उसको बीन लिया जाता है। कंकड़ पत्थर हटा लेने के बाद मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। इस मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूँथ लिया जाता है। ये यहाँ पर आपको पहली बार सुने होंगे ऐसा चीज़ कि जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है मिट्टी को तैयार करने के लिए। जब ये सब काम कर लिया जाता है, कंकड़ पत्थर निकाल लिया जाता है, 8 घंटे के लिए भिगो लिया जाता है, उसके बाद मिट्टी में घोड़े की लीद की कुछ मात्रा मिलाकर उसे गूँथ लिया जाता है। गूँथी हुई मृदा को चाक पर रखकर उचित मनचाहा आकार दे दिया जाता है। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पका लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाता है और उससे किस प्रकार जो है और उसको किस प्रकार अंतिम रूप दिया जाता है। समझ गए होंगे आप। फिर रसीदा क्या पूछती है कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? यह भी पूछने वाली बात थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा किया गया। पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है। तो जब भी मिट्टी को पकाया जाता है, जब बर्तन बना लिया जाता है चाक पर, तो फिर उसको पकाया जाता है। पकाने के प्रक्रम में क्या होता है? घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। तो लीद के जलने की वजह से क्या होता है? जो मिट्टी के पात्र बनते हैं उसमें क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, क्योंकि वो जहाँ जहाँ पर घोड़े की लीद होता है वो क्या होता है? वहाँ पर वहाँ जल जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इसके कारण मटकों और सुराही में से जल अंतःस्रावित होकर इससे क्या होता है? इसी कारण मटकों और सुराही में से जल अंतःस्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ पाता है। वहाँ से यह वाष्पित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया, सुहागपुर में बनी सुराहियाँ और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सुहागपुर में बनी जो सुराहियाँ होती हैं, मटके होते हैं, वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है इसमें। तो जब ये इसको पकाया जाता है तो घोड़े की लीद जल जाती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे हैं पात्र पर, और जब इसमें हम जल डालते हैं तो जल रिस कर जो है इसके बाहरी सतह पर आ जाते हैं, और बाहरी सतह पे आने की वजह से जब वो वायु के संपर्क में आते हैं तो उसको ठंडा कर देते हैं जल को। इसी वजह से इसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है। अब इसमें मृदा अपरदन के बारे में बताया गया है। यह जब हम ईवीएस का लेक्चर ले रहे थे तभी हम बता चुके हैं मृदा अपरदन के बारे में। जल, पवन अथवा बर्फ़ के द्वारा मृदा की ऊपरी परत का हटना क्या कहलाता है? अपरदन। किसकी वजह से? जल की वजह से, पवन की वजह से, बर्फ़ की वजह से। जब मृदा की ऊपरी परत हट जाती है या बह जाती है
तो उसको क्या कहते हैं? अपर्दन। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। तो कोई भी पेड़ पौधे हैं उसकी जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी को बांधे रखती हैं मजबूती से। पादपों की अनुपस्थिति से क्या हो जाती है? मृदा ढीली हो जाती है, वहाँ पर अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। इससे यह पवन और प्रवाहित जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते ज़्यादा, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये थे इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में। इसमें कुछ सारांश दिया है, देख लेते हैं। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें क्या कहलाती हैं? संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती हैं। मृण्मय, दुमटी, बलुई, एक होती है मृत्तिका, एक होती है जलोढ़। अभी आगे हम देखेंगे। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक होती है। बलुई मृदा में जल की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखे होंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि धान के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो। तो जिसमें ये दर सबसे कम होगा, अंतःस्रवण दर, वो धान के रोपण के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि वो दर कम होने का मतलब ये है कि वो जल को ज़्यादा अवशोषित नहीं करेगा, वो जल धारण की क्षमता को बनाए रखेगा। मतलब जल धारण की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी वो धान के रोपण के लिए वो मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, उपयुक्त होगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी जिस मिट्टी की, तो जो है चिकनी मिट्टी जो होती है उसकी जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इस धान रोपण के लिए यह मिट्टी आवश्यक होती है। और इसमें मृण्मय मृदा सबसे कम होती है अंतःस्रवण दर, तो ये भी उपयुक्त होगी धान की खेती के लिए। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। तो मृत्तिका चिकनी मिट्टी क्या है? धान को सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा धान के लिए, और दोमटी मिट्टी ये गेहूं, चना के लिए। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो जल धारण की क्षमता जो मिट्टी की होती है वो फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? चिकनी मिट्टी का उपयोग क्या बनाने के लिए? बर्तन, खिलौने और मूर्तियों को बनाने के लिए। तो इतने थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर में। अभी लास्ट में एक और चीज़ बचा हुआ है, क्या आप जानते हैं करके हर चैप्टर में दिया होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत की अनेक नदियाँ हिमालय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थ लाती हैं, जैसे गाद, मृत्तिका जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, बालू लाती हैं, बजरा लाती हैं। ये सभी क्या करती हैं? जो मैदानी क्षेत्र में नदी नाले होते हैं, नदियाँ होती हैं, उसमें इसको इकट्ठा कर देती हैं, गाद को, चिकनी मिट्टी, बालू, बजरी। इन पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। तो इन सभी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मृदा। तो आपको समझ में आ गया कि जलोढ़ मृदा क्या होता है। हिमालयी क्षेत्र से निकलकर जो नदियाँ बहती हैं और मैदानी क्षेत्र की ओर आती हैं, तो ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं? गाद, मृत्तिका जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, बालू और बजरी। इन पदार्थों के मिश्रण को क्या बोला जाता है? जलोढ़ मृदा। उत्तर भारत के मैदानों में नदियाँ अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा को निक्षेपित कर देती हैं।
तो जो नदियाँ अपने साथ लाई गई जलोढ़ मृदा होती है उसको उत्तर भारत के मैदानों में निक्षेपित कर देती हैं। ये मृदा बहुत उर्वर होती हैं, मतलब जलोढ़ मृदा जो होती है बहुत उपजाऊ होती है। इसी कारण इस क्षेत्र में कृषि उपज भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसमें खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है वो भारत की लगभग आधी जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है यह क्षेत्र। तो ये था जलोढ़ मृदा और इसका इम्पोर्टेंस आपने देखा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।